जी। Thank you very much. At the outset, I'm very thankful to the Knowledge Tree and the Global CA, Nitin Kanwarji and his team, for giving us the platform to share our knowledge with everybody and at this difficult time. Not taking too much of time because this topic is very vast. I would just like to reiterate over here is that immigration services is entirely dependent upon intermediary services. So I was uh, part of this 12 days or 12 days series which was going on. और जो एक चीज मैंने नोटिस की वो ये कि कई बारी हमारे पास इंटरमीडिएट सर्विसेज का रेफरेंस आया गौरव गुप्ता जी के सेशन के अंदर भी, तरुण जी के सेशन में भी, और ये एक ऐसा हॉट टॉपिक है इंटरमीडिएट सर्विसेज का जो एक एडवांस लेवल का टॉपिक है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स तक हमारे को जाके इसको समझना बहुत जरूरी है। और मैं इंटरमीडिएट सर्विसेज के ऊपर फोकस करता हुआ मैं आज की डिस्कशन को रखूंगा। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। I am hopeful that everybody is able to view this screen on intermediary services. Friends, before I start deliberating on this intermediary services, I would like to give you a little bit of background और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने शायद डायरेक्टली इंटरमीडिएट सर्विसेज के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं हो, लेकिन we should understand the importance and the relevance of this topic today so that we can really appreciate what we are discussing today. Friends, as we all know, when we started discussing about GST, जब वो नया GST आया था, हम सब लोगों ने पढ़ना शुरू किया, हम ऑलरेडी सर्विस टैक्स और एक्साइज के रिजीम से आ रहे थे। तो GST के अंदर शुरू में we were very hopeful, very confident this is going to give a big boost to the economy and the taxation structure, बहुत अच्छे cleansing हो जाएगी। Gradually, as we started moving on, we started realizing there are very, very dark corners of the GST, which is real irritant for the taxpayers, for everybody who's dealing with GST. And I believe that intermediary services is one of those dark corners जो एक बहुत बड़ा एक इरिटेंट है फॉर द टैक्सपेयर्स, जहां पर बहुत कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट हमने इस इंडिया में, इस कंट्री में हम लेकर आए, और इंटरमीडिएट सर्विसेज का सिग्निफिकेंस इससे बन जाता है कि हम आईजीएसटी के एक्ट के अंदर इसका रेलेवेंस हम देखते हैं। वी सी दिस डेफिनेशन इन आईजीएसटी एक्ट, और वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई से इसको जोड़ा गया है। हम जानते हैं कि जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है उसकी कुछ एक कंडीशंस हैं। वी हैव सर्टेन कंडीशंस टू बी कंप्लाइड विद टू क्वालिफाई एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एंड वन ऑफ दोज कंडीशंस इज दैट द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज शुड बी आउटसाइड इंडिया, तभी वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर क्वालिफाई करता है। लेकिन जो इंटरमीडिएट सर्विसेज है उसके बारे में लिखा गया है सेक्शन 13 सब क्लॉज 8 के अंदर कि इंटरमीडिएट सर्विसेज की प्लेस ऑफ सप्लाई वहां मानी जाएगी वेयर देयर इज द लोकेशन ऑफ द इंटरमीडिएट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल दोज पीपल हु आर सिटिंग इन इंडिया एंड दे आर डीलिंग विद द फॉरेनर्स एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में बैठ के उनके साथ डील कर रहे हैं और उनको वो इनकम आती है इन फॉरेन करेंसी, उन सब के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इंडिया मान ली जाएगी। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? जो अदरवाइज फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स हैं हमारी कंट्री के लिए, जो अदरवाइज बाकी सारी कंडीशंस को कंप्लाई करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन वो उनकी प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में फॉल कर जाएगी और उनको 18% का जीएसटी पे करना पड़ेगा, एंड इट विल बिकम अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। व्हाई इट विल बिकम अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट? Because otherwise in a normal transaction, whenever you pay GST, the second party in the chain, they take the input tax credit. But in the case of intermediate services, the other party is basically a foreign destination outside non-taxable territory के अंदर है, they cannot avail the input tax credit and it becomes the transaction cost. So this concept, from where this concept came, this is not a new concept which we basically conceived in the GST law. This concept was there in the service tax regime also. When we entered into the regime of negative list under the service tax regime from 1st of July 2012, this intermediate services was incorporated into the statute of service tax. And despite there was a lot of resistance, lot of
hue and cry from the industry that this kind of concept should not be there into the statute. Still, this concept was there in the statute, और इस इंटरमीडिएट सर्विसेज के ऊपर टैक्सेशन जो है वो लगा दिया गया। पहले शुरू के अंदर सिर्फ सर्विसेज के ऊपर था, फिर सप्लाई ऑफ गुड्स के रिलेटेड भी जो सर्विसेज थी 1 अक्टूबर 2012 से इसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। अब हमारा मेजर कंसर्न क्या है कि जितने भी फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने वाले एसएससी है, चाहे वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट हो, चाहे आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हो, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो, कितने सारे लोग हैं जो हमारी इस कंट्री के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं, फॉरेन डेस्टिनेशन से इनको फॉरेन कमीशन आ रही है, वो सारे के सारे दे आर लेफ्ट हाई एंड ड्राई। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो बड़ी छोटी सी, बड़ी स्मॉल सी डेफिनेशन है, लेकिन द काइंड ऑफ हैवक दिस डेफिनेशन, स्मॉल डेफिनेशन हैज क्रिएटेड, इट इज unimaginable. And what to add to it, to add oil to this fire, what has happened is कि सर्विस टैक्स regime के अंदर जो हमारी डेफिनेशन थी इन स्पिरिट, एग्जैक्टली तो लेटर्स में नहीं है बिकॉज उसको अडेप्ट करना था, बट इन स्पिरिट इज आइडेंटिकल एंड सेम व्हाट वाज देयर इन द सर्विस टैक्स regime. And whatever precedents we have in the service tax regime should have been followed into the GST also. लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जितने भी हमारे प्रेसिडेंट्स हमारे पास पुराने रेजीम के सेटल्ड थे, उन प्रेसिडेंट से डाइवर्जेंस लेते हुए अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स जो हमारे सामने रूलिंग्स लेकर आ रही है, वो मोस्टली प्रो रेवेन्यू है। यहाँ पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग जो हमारे पास आ रही है, मैं बहुत सारे देख रहा था हमारे सेशन के दौरान, बहुत से लोगों का कंसर्न था कि अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स हमारे पास प्रो रेवेन्यू आ रही है, अगेंस्ट एसएससी आ रही है, एंड डिपार्टमेंट इज गेटिंग परसुएडेड बाय दोज रूलिंग्स, और बहुत ज्यादा इशू क्रिएट हो रहा है। दोस्तों, जो हम डार्क कॉर्नर्स की बात कर रहे हैं जीएसटी रिजीम के अंदर, उसमें से वन ऑफ द डार्क कॉर्नर्स इज अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग आल्सो, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर स्टैट्यूट हैज बीन क्रिएटेड। व्हाई इज दिस सो? अगर आप ध्यान दें तो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में कौन लोग हैं जो ये रूलिंग देते हैं? हमारा पर्पस ऑफ अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग क्या था? हमारा पर्पस फॉर एडवांस रूलिंग ये था कि जो हमारे नॉन रेजिडेंट्स हैं, जो हमारे फॉरेनर्स हैं, who are coming to India and they want to invest into India, they should have certain certainty and precision of the decision that उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी क्या लगेगी, और उसी के पर्पस से सारा सिस्टम सेट किया गया था। चाहे हम किसी भी स्टैट्यूट में देख लें, इनकम टैक्स में देख लें, या पुराने हमारे रिजीम में जो देख लें, तो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का पर्पस यही रहता था। पर ग्रेजुअली क्या हुआ, और पुराने रिजीम के अंदर कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस और लीगल बेंट ऑफ माइंड के लोग हमेशा उसके ऊपर ऑक्यूपाई करते थे चेयर्स। पर क्या हो गया कि यहाँ पर जॉइंट कमिश्नर लेवल के लोग हैं जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में है, और अपीलेट अथॉरिटी इसके ऊपर है, तो वहां पर भी दे आर ऑल डिपार्टमेंट पीपल हु आर सिटिंग ओवर देयर। कोशिश तो ये की डिपार्टमेंट ने कि हम इसके ऊपर डिपार्टमेंटल व्यू क्विकली और जल्दी दे सके, पर कहीं ना कहीं एक राइट पर्सपेक्टिव के अंदर डिसीजंस हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं। हम सब जानते हैं वी आर मिसिंग डिसीजंस लाइक क्ले क्राफ्ट और बहुत सारे ऐसे और डिसीजंस हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजन हमारे अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में आए, जिसने हमारे पुराने जितने प्रेसिडेंट सेट किए हुए थे इंटरमीडिएट को लेते हुए भी, वो सारे के सारे जो प्रेसिडेंट्स थे उनको शेक कर दिया, उनको खराब कर दिया। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या आ गई कि आप देखिए कि सिचुएशन इस तरीके की क्रिएट होगी कि कहीं अगर गलती से कोई एडवांस रूलिंग कोई फेवर में भी चले गई, अगर इंटरमीडिएट के रिलेटेड भी अगर हम देखें तो अपीलेट अथॉरिटी हमेशा एक कॉग्निजेंस लेती थी कि भैया ऐसा है कि हमारे पास सेक्शन 97(2) है, द क्वेश्चंस ऑन विच एडवांस रूलिंग अथॉरिटी कैन टेक अप द मैटर। उसके अंदर 7 वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके अंदर 7 क्वेश्चंस के अंदर है क्लासिफिकेशन के बारे में आप क्वेश्चंस ले सकते हैं अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के अंदर, एप्लीकेबिलिटी ऑफ ए नोटिफिकेशन हमारे पास है कि नहीं है, हमारी टाइम और वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन है, हमारे आईटीसी की अवेलेबिलिटी से बनती है कि नहीं बनती है, हमारे लायबिलिटी टू पे टैक्स इस सिचुएशन में बनता है कि नहीं बनता है, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है कि नहीं है, और वेदर दिस एक्टिविटी इज सप्लाई और नॉट। ऑल दीज क्वेश्चंस are there under section 97(2) is basically the questions which an authority for advanced ruling can answer. But what is missing over here is the questions related to place of supply. तो अब एक लेटेस्ट ट्रेंड हमारे सामने क्या आना शुरू हो गया? लेटेस्ट ट्रेंड ये आना शुरू हो गया कि जहां पर भी ऐसी कोई इंटरमीडिएट सर्विसेज के रिलेटेड कोई एडवांस रूलिंग अगर होती भी है, तो वहां पर एक कोई क्वेश्चन आके उस आंसर को रिजेक्ट कर दिया जाता है कि वी कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू प्लेस ऑफ सप्लाई
एंड 97(2) हमारे को ऑथराइज नहीं करता अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को कि वो कोई भी आंसर कर सके रिलेटिंग टू प्लेस ऑफ सप्लाई। एक और डिलेमा, नाउ वेयर दीज फॉरेनर्स और नॉन रेजिडेंट शुड गो, एक डेडलॉक क्रिएट हो गया। So there was a writ petition which was filed in Kerala High Court in the case of Sutherland Mortgage Services. This was delivered in 3rd of February 2020. So this judgment said very clearly, it said that just on the garb of not having place of supply as one of the questions under section 97(2), you cannot avoid this determination, because the determination also entails a determination of the tax liability. और हमारे पास क्लॉज जो वहां पर दिया गया है, ई क्लॉज है 97(2) के अंदर, उसके अंदर है determination of tax liability is also a question on which authority for advanced ruling has to give an answer. So it might be that you have to run through the place of supply provision, but ultimately objective is that the determination of tax liability has to be there. And ये जो जजमेंट थी, ये अच्छी जजमेंट थी, जहां पे इन्होंने क्लैरिटी दे दी कि इंटरमीडिएट सर्विसेज को आप हाई एंड ड्राई नहीं रख सकते, आप लटका के नहीं रख सकते हो, और प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस के ऊपर आपको ये आंसर देना ही होगा, आप इसको अबेंस में नहीं रख सकते हो। But if we look at the obiter dictum of this judgment, which is the closing para and the last para, इन्होंने एक बहुत अच्छी एडवाइजरी इशू की relating to this scenario which is going on. The advisory was that the executive who are holding such a position should ensure that they should deliver their decisions with certainty and precision, because these domestic investors and foreign investors, they are an integral part of the growing economy of the country, and we should make sure that they continue and they should be encouraged to make investment into the country, or which should help the economy. Now, this is a very, very good statement and good obiter dictum basically, which was issued by the Kerala High Court. अब इसके साथ ये एक डेडलॉक तो रिजॉल्व हुआ, भाई इसके साथ साथ अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का जो स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर भी मैं बात ये करना चाहूंगा कि अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग आपने कभी ध्यान दिया हो, ये अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग हमारे पास आती है, अगर हम यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है तो वी गो टू द अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। If we go to the appellate authority of advanced ruling, और वहां पर भी we have a higher officers sitting over there, one officer from the center and one officer from the state. Again, the state and the center officer, they are sitting over there, and those are in the current employment of the revenue department. So those are people who are already taking those pressures and giving back pressures to their subordinates about the tax collection. तो वही लोग हैं जो आके जाके डिटर्मिनेशन दे रहे हैं। बट एक मिनट के लिए मान लीजिए कि अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में भी आपका सेटिस्फेक्शन के हिसाब से आपका फैसला नहीं आया, तो क्या हम सोचते हैं, क्या हम ये देखते हैं कभी कि इसके बाद हमारे पास क्या रेस्क्यू है? इसी एक क्वेश्चन को लेकर देयर वाज अ बॉम्बे हाई कोर्ट केस इन द केस ऑफ JSW एनर्जी लिमिटेड, और इस केस के अंदर एक रिट फाइल की कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द अपीलेट अथॉरिटी का डिसीजन एंड वी वांट दिस कोर्ट टू टेक cognizance of this and intervene under Article 226 and 227, where High Court has got authority of superintendence over all the tribunals in the country except the army tribunals. Then, you know, you would be surprised to know that under this case in JSW Energy, the High Court refused to intervene with the order of appellate authority for advance ruling, because हमारा GST के एक्ट में कहीं ये provision ही नहीं है कि once we go to the appellate authority of advance ruling, there is any other recourse available. There is no recourse available. So again, there is a deadlock. Once we are there, we are fixed. The court in that judgment said that just because there is no mechanism of appeal against the decision of the appellate authority does not mean that High Court would step into the shoes of appellate authority now. High Court can only at the most just see whether the decision has been passed as per the legal, there's a law point or not, or there are jurisdictional accessions which have been done, or the breach of principal natural justice, just like this. इन सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर ही हाई कोर्ट इंटरवीन कर सकता है, अदरवाइज हाई कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता। आप ये देखिए कि इतने सारे जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट की अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने, उसके बाद अब नाउ गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद सेटिंग अप ऑफ अ नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। बट उसमें भी क्या है कि जहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी, जहां पर अपील्स रूलिंग्स आ रही हैं, सिर्फ दोज विल बी टेकन अप। But what will happen where basically a ruling has been passed against you, you do not have any other recourse available.
So such is the structure which is happening in this in this GST law, which is creating a lot of confusion and anxiety among the SSE. Similarly, the situation with the formulation of tribunals under the GST. And we all know that Madras High Court has stated that the constitution of a tribunal, there was a circular basically which explaining that position. अब प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हमारे पास एक आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है which clearly says that judiciary should be separate from the executive. But the problem is we are not following in spirit and letter as far as GST law is concerned. So now what is happening? That we had this concept in the service tax law, we had precedents under the service tax law, and now we entered into a GST regime with this authority for advance rolling in place. And we have all kinds of advanced rulings which are coming up. And the most significant point which is to be noted is that these authority for advanced rulings are also trying to create certain explanation of their actions, which basically are not as per the law and as per the legal understanding that we should be having. मुझे लगता है कि इस बैकग्राउंड के साथ अगर हम इंटरमीडिएट सर्विसेज के ऊपर हम डिस्कशन करें तो हमारे को ज्यादा ही समझ आएगी कि हम आज किस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं. आई वुड लाइक टू जस्ट मेक यू गो थ्रू दिस डेफिनेशन क्विकली कि व्हाट इज दिस डेफिनेशन, एंड व्हेनेवर आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन आई ट्राई टू ब्रेक दैट डेफिनेशन इनटू पार्ट्स. तो देखिए इंटरमीडिएट क्या है. इंटरमीडिएट मींस अ ब्रोकर, एन एजेंट or any other person by whatever name called who arranges or facilitates the supply of goods or services or both or securities between two or more persons, but does not include a person who supplies such goods or services or both or securities on his own account. ये मैंने इसको अलग अलग तोड़ के अलग अलग पैराग्राफ्स के अंदर इसको लिखा है ताकि we can appreciate each and every word and each significance of each every phrase which is used. But ये definition बड़ी छोटी सी है. बट आप ये देख सकते हैं कि इस डेफिनेशन ने कितना बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है इन ऑल द इंडस्ट्री which is IT enabled services, immigration services, and lot many laws, BPOs, KPOs, and all those service providers. Now let us try to understand what is the content of this definition. अगर आप देखो तो इसका जो पहला का ये पार्ट है जहां पे लिखा गया है means a broker, agent or any other person. This basically tells us कि ये कौन लोग हैं जो इंटरमीडिएट की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेंगे. It is going to be a technical thing which I want that you should all appreciate, and I am basically giving my personal opinion of my view of this intermediate services, and I hope that you would all agree with me, and I'll try to justify my point. Now the second operative part of this is that who arranges and facilitates. Now this part of the definition tells you what this person would do. Now here we will be arranging or facilitating the supply of the goods or services or both. The third is the constitution of who will be the person who will be part of this chain. There will be two or more persons who will be part of this chain. This definition says that. Now there is an exclusion part which basically says that it does not include a person who supplies such goods or services or both or securities on his own account. अगर हम इसको ध्यान से देखना चाहें तो ये ब्रोकर का मतलब क्या है. ब्रोकर बेसिकली is not defined in the GST law, and basically it says that it's a middleman or agent or a commission on the value of the transmission, negotiate for others the purchase or sale of the stocks, bonds, commodities or property of any kind, or who attends to the doing of something for another. अब इस ब्रोकर के डेफिनेशन में एजेंट भी लिखा हुआ है और उसका नेचर भी लिखा हुआ है, एंड वी बेसिकली कम टू कंक्लूजन. बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे. हम ये अंडरस्टैंड करते हैं ब्रोकर इज आल्सो काइंड ऑफ एन एजेंट हु इज बेसिकली इंटरेस्टेड विद द स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ जॉब ऑफ एक्टिंग एज अ मिडलमैन बिटवीन अ ट्रांजैक्शंस. टू दिस पॉइंट वी शुड ऑल एग्री कि इसके अंदर ब्रोकर इज आल्सो काइंड ऑफ एन एजेंट. नाउ इफ यू कम बैक टू दिस डेफिनेशन, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन इज बेसिकली एजेंट. Now, what does an agent do? Now, agent is defined as CGST Act. Now, let us see what is the definition of the agent in the CGST Act. Now, Section 2, subsection 5 of the CGST Act says that agent means a person including a factor, broker, commission agent, RTA, del credere, auctioneer, any other mercantile agent by whatever name called, who carries on the business of supply or receipt of goods or services
or both on behalf of another. Now, what is important in this definition is that there is an existence of an agency. Now, who is an agent basically? The agent is a person who acts on behalf of somebody else, and this person is acting in such a way that he binds the principal under a certain obligation. So he basically wears the representative hat as an agent, basically. So he's an agent. An agent is a person employed to do any act for another or to represent another in dealings with third person. So this is basically the definition. अब मैं आपके सामने वो टेक्निकल चीज भी मैं अभी लेकर आऊंगा जब हम इसमें जो थर्ड चीज है उस पर बात करेंगे, एनी अदर पर्सन बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड। दोस्तों, ये जो एनी अदर पर्सन बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड का जो एक फ्रेज बीच में यूज किया गया, इसने एक इतना ज्यादा इंटरप्रिटेशनल इशू क्रिएट कर दिया जिसके कारण इतनी सारी कंफ्यूजन हो रही है। बहुत सारे दोस्तों ने चैट के अंदर, मैं सेशन सारे अटेंड कर रहा था बिकॉज wonderful galaxy of speakers we had basically, और इतने अच्छे व्यू पॉइंट्स हमारे को मिल रहे थे। तो उसमें बहुत सारी जगह पे मुझे रेफरेंस दिया गया, वी सर्व ग्लोबल का केस है और नेस्ट ग्लोबल का केस है, इतने सारे केस आ रहे हैं, उसमें क्या व्यू पॉइंट है, उसमें क्या व्यू पॉइंट है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये जो वर्ड फ्रेज यूज किया गया एनी अदर पर्सन बाय व्हाट एवर कॉल्ड, इसका इंटरप्रिटेशन अथॉरिटी फॉर एडवांस होल्डिंग्स एक अलग ही निकालना शुरू हो गए। वो क्या इंटरप्रिटेशन निकालना शुरू किया, मैं आपको इसके ऊपर थोड़ी सी ब्रीफिंग देना चाहूंगा। इन्होंने कहा, अगर आप डेफिनेशन की तरफ ध्यान देके देखें कि यहाँ पर इंटरमीडियरी का जो मीन है, उन्होंने कहा अ ब्रोकर एंड एजेंट और एनी अदर पर्सन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, और एज पर द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स इंटरप्रिटेशन दिस फ्रेज डीलिमिट्स इट्स फ्रॉम द ब्रोकर एंड एजेंट। और उनका इंटरप्रिटेशन ये है कि क्योंकि ये डीलिमिट करता है तो इसका मतलब ये ब्रोकर, एजेंट या और कोई भी ऐसा इंसान जो चाहे ब्रोकर या एजेंट नहीं भी होगा, वो भी इंटरमीडिएट में फॉल करेगा। एक बड़ा हैरानी वाला कंसेप्ट। और इनकी ये अंडरस्टैंडिंग एक ये भी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में आ गई कि इवन इफ समबडी इज एक्टिंग ऑन अ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, ही विल आल्सो एंटर इनटू दिस डेफिनेशन। कितनी ज्यादा हैरानी क्रिएट करने वाली है। हमने आज तक जो कुछ पढ़ा समझा था वो सारा कंसेप्ट ही शेक हो गया। लेकिन इस बात को समझिए कि एक पेरिफेरी है, एक गोला है, एक चक्रधार, एक चक्कर है जिसके अंदर हमने एंटर करना है, एक इंटरमीडियरी का स्फीयर है। ये जो डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट है, यही हमारे को बताएगा कि कौन लोग हैं जो इस पेरिफेरी के अंदर एंटर करेंगे। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है एजिटम जेनेरिस का, इट्स अ लीगल इंटरप्रिटेशन, जो रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, हमारा रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन जो हमारा चलता है। Aeustem generis is a Latin term which means of the same kind, and it is used to interpret loosely written statutes where the law lists specific cases of persons or things and then refers to them in general. The general statements only apply to the same kind of person or thing specifically listed. अब ये क्या ये टर्म कहता है? ये टर्म कहता है कि अगर हमने कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज किए, हमने वर्ड यूज किया ब्रोकर, हमने वर्ड यूज किया एजेंट, और उसके बाद हम कोई जनरल टर्म यूज कर रहे हैं, एनी अदर पर्सन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, तो इसका रेफरेंस होगा, इसका मीनिंग जो होगा वो स्पेसिफिक टर्म्स के साथ ही आएगा। सो दिस जनरल टर्म विल ड्राइव इट्स मीनिंग एंड कैरेक्टर फ्रॉम द स्पेसिफिक वर्ड्स व्हिच हैव बीन यूज्ड अलोंग विद दिस वर्ड। बट जितनी भी हमारी एडवांस रूलिंग्स आई हैं जो हमारे को एडवर्स डिसीजन दे रही हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर रही हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को मान ले रही। मैं बताना चाहूंगा कि इसके साथ साथ हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको नॉसिटर सॉसेस कहते हैं। उसका मीनिंग भी यही होता है कि वर्ड इज नोन बाय द कंपनी इट कीप्स। मोटा मोटा इस सारे लिखे हुए की तरफ हम नहीं जाते। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बड़ी सुंदर है, उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस हरिशंकर। ये जजमेंट है जिसने 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स बनाए कि किस केस के अंदर हम ये एजिटम जेनेरिस का जो कॉन्सेप्ट है, ये रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस डेफिनेशन को दोबारा से ध्यान से देखें, ये कहता है कि हमें 5 स्टेप्स क्या हैं, 5 एलिमेंट्स क्या है डेफिनेशन के, उसके ऊपर ये रूल लगाएंगे। वो 5 एलिमेंट्स का रूल चेक करते हैं एज पर द सुप्रीम कोर्ट डेफिनेशन। ये कहते हैं कि देयर शुड बी सम इन्यूमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स है। हमारे पास ब्रोकर लिखा गया है, हमारे पास एजेंट लिखा गया है, और ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स है, तो सेकंड जो एलिमेंट है, दिस शुड कॉन्स्टिट्यूट अ क्लास ऑफ पर्संस।
Definitely, it is going to constitute a class of persons. Broker and agent are a form of agency. ये एजेंसी का एक क्लास कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. तीसरा क्या है कि ये जो क्लास है जिसको ये सिग्निफाई कर रहा है वो इन्हीं नामों से एग्जॉस्ट नहीं हो जाती. Definitely, this also element gets proved because a person wearing a hat of a representative agency can be called a delegator, a factor, concessionaire, partner, licensee. He can be called with n number of names. So these three elements, these three principles and rules also get qualified. Now the fourth principle is that there should be a general term following these specific words. There's a general term, any other person after this specific term of broker and agent. This rule also gets qualified. Now the last rule, what last rule says that there is no indication of a different legislative intent. और यहीं पे सारा झगड़ा है. झगड़ा क्या है कि इंटरप्रिटेशन जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ले रहा है वो ये ले रहा है कि जो लास्ट लेग ऑफ द डेफिनेशन है वहां पे एक्सक्लूजन दी गई है बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन who supplies such goods or services or securities on his own account. तो इसका मतलब ये हुआ कि लेजिस्लेचर का इंटेंट सिर्फ लास्ट लेग में एक्सक्लूड करने का है, ऊपर वाले पोर्शन पे एक्सक्लूड करने का नहीं है. अगर ये ऊपर वाले पोर्शन में भी एक्सक्लूड करने का इंटेंट लेजिस्लेचर का होता तो ये लास्ट लेग में एक्सक्लूजन वो नहीं देता. ये सारा इंटेंट था. ये कहा गया. मेरी हम्बल ओपिनियन इससे डिफरेंट है. मैं ये मानता हूं कि आयोस्टम जनरलिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हमारे को यह भी देखने की जरूरत है कि अगर कोई वर्ड इतने अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज करने की जरूरत पड़ती तो लेजिस्लेचर को ये ट्रबल लेने की क्या जरूरत थी कि वो स्पेसिफिक वर्ड्स को भी यूज करती. मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूं. ये जो डेफिनेशन है इंटरमीडिएट मींस, मान लीजिए ये ब्रोकर और एजेंट वर्ड यहां से हटा दें, हम इसको ना लिखें और मैं ये डेफिनेशन ऐसे पढ़ूं, intermediary means any person by whatever name called who arranges or facilitates. आगे तो क्या आपको नहीं लगता कि जो ये डेफिनेशन कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ले रहे हैं, ये इसका मीनिंग तब ज्यादा बेटर निकलता अगर ये ब्रोकर और एजेंट वर्ड भी इंक्लूड ना होता इसके अंदर. ये एक बेटर मीनिंग निकल के आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है. लेजिस्लेचर ने इंटेंशन के साथ ये दो वर्ड्स को यूज किया, ब्रोकर एंड एजेंट, और आयोस्टम जनरलिस का पूरा इंटेंट था लेजिस्लेचर का इसमें यूज करने. अब ओवरऑल इसका मतलब क्या बना? ओवरऑल मतलब यह बना कि जब हमने इस डेफिनेशन के अंदर एंटर करना है, हमने फर्स्ट टेस्ट टू बी इंटरमीडियरी और नॉट ये अप्लाई करना है. उससे पहले ही हमने चेक करना है कि वेदर द रिलेशनशिप ऑफ द पर्सन इज प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल और एनी अदर. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब जब हम ये चेक कर लेंगे, ये कार्डिनल प्रिंसिपल को हम अप्लाई कर लेंगे, तो हम थोड़ा बहुत माइंड के अंदर एक सेटल कर पाएंगे कि यार पहले तो हम ये चेक कर लें कि इसका रिलेशनशिप एज पर द कॉन्ट्रैक्ट क्या है. अगर तो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है तो पहले इसको बाहर निकाल दो, वो इंटरमीडिएट कभी बन ही नहीं सकता. अगर प्रिंसिपल टू एजेंट है तब उस डेफिनेशन के अंदर आएगा. अब मैं आपको दूसरा इसका इंटेंट समझाता हूं कि इसके बाद एक्सक्लूजन देने की क्या जरूरत पड़ी. बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि द रिलेशनशिप विद द प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल टू एजेंट, but there is a relationship of a person in relation to the transaction also. An agent may still act as an independent person as far as transaction is concerned, where he may be acting on his own account. So there are two exclusions in this definition. Number one is that if he is not an agent or is not wearing the hat of a representative agency, then he will never be a part of intermediary. Even if he in relation to the principal is wearing the hat of the representation or an agency, he can still get out of the definition of the intermediary if for that transaction, for the supply of goods or services, he is supplying on his own account. I hope आपको थोड़ा सा इसका मीनिंग और पर्पस आपको इसका थोड़ा समझ में आया. मैं आपको ये जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है, ये जिसमें इस तरीके का कॉन्सेप्ट को उन्होंने समझाने की बड़ी एफर्ट मारी, मैं आपको ये दो दिखाना चाहूंगा. एक हमारे पास इन्फिनिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की कर्नाटका की ये अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है, जिसमें ये कहता है कि टर्म्स ब्रोकर एंड एजेंट आर फंडामेंटली डिफरेंट. अ ब्रोकर बीइंग अ मिडलमैन, एजेंट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, or intermediary would not only be a person who's a broker or agent but also any other person by whatever name called. Now see what they are basically trying to do with this definition. This deal with the scope of intermediary.
and here the applicant of insistence of necessary resources is not appropriate. Therefore, अब आप देखिए ये कितना ज्यादा खतरनाक बात कर रहे हैं. Therefore, the applicant assertion that they do not qualify to be treated as intermediary on account of not meeting characteristics of an agent or a broker is ill-founded, and the said argument could not accept it. Now, what basically they're trying to do is that even if you are acting on a principal-to-principal basis, still if you are facilitating or you are arranging the supply of goods or services or both, even then you get qualified as an intermediary. यही एक झगड़ा है, यही एक प्रॉब्लम है जिसके कारण ये सारा का सारा हैवॉक क्रिएट हो गया हुआ है. एक लीगल अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस है और दिक्कत है जिसके कारण हमारे को ये प्रॉब्लम आ रही है. अगर आप एक और केस हमारा देखें, ये मैकेफे का एक केस है, सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का. ये भी सेम टर्म्स में कर्नाटका के अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने सेम कॉन्सेप्ट लगाकर इन्होंने ये बात कह दी कि इवन इफ अ पर्सन इज वर्किंग ऑन अ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, तब भी हम उसको इंटरमीडिएट मानेंगे. और इसीलिए हमारे को इतनी सारी एडवर्स जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के ऑर्डर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं. तो दिस इज बेसिकली अ प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग. अगर हम बात करें कि हमने ये तो बात कर ली, और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहां पे हम बात करते हैं कि क्या वो इंटरमीडिएट फॉल करेगा कि नहीं करेगा. हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि इफ इट इज P2P he will not be an intermediary, if it is P2A then he will become an intermediary. लेकिन how to identify that whether he is working as an agent or an independent character? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं. Don't go into the structure of this transaction, I'm just giving you an example. मान लीजिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी they want to arrange a executive program for their alumni in India, and they want a person basically or an institution जो उनको VSAT के थ्रू उनको एक कनेक्टिविटी दे सके, उनके लिए क्लासरूम अरेंज कर सके, एक यदि कोई फैकल्टी अरेंज कर सके जो उसके इंस्ट्रक्शंस पे ग्रुप डिस्कशन और बाकी सारी चीजें कर सके. So now they identify that IIM Ahmedabad is a kind of an institution who's got all these facilities. They have got the skills and they've got the resources कि वो इस कोर्स को कंडक्ट करवा सकते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का 5 or 6 days का. So now they approach this IIM Ahmedabad and they ask them, look, you have got the skills, you have got the resources. Would you like to provide us the services so that we can supply the services of this executive program education to our students, alumni who would be registering with us and they will be undertaking this program within your premises or what? अब इस सारे सिचुएशन के अंदर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हम एक लॉजिकल माइंड से सोचें, क्या IIM Ahmedabad will become an intermediary for Harvard University for that purpose also? No, it will not be the case. अगर हम अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के इंटरप्रिटेशन पे लेकर चलें तो चाहे ये IIM Ahmedabad एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है या नहीं है, वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमने ये देखना ही नहीं है कि वो एजेंसी के डेफिनेशन फॉल करता है कि नहीं करता. Because he is arranging and facilitating the main supply of services between the principal Harvard University and its alumni student. So once that thing is happening, he will fall into the intermediary and he will have to pay tax on the whatever remuneration they get from the Harvard University. Now let us expand this example that Harvard University does not want only tie-up with IIM Ahmedabad. They want these executive programs to be held across the country at different locations. Now let us see that they tie up with somebody, an independent somebody in India, and they assign him a job that look, you please see that this is our requirement. हमारे को ये facilities चाहिए, ये status चाहिए. आप देखिए कि चेन्नई में, कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, बैंगलोर में, हैदराबाद में और बहुत सारे अदर स्टेशंस में, अच्छे स्टेशंस में कहाँ पे हम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स कर सकते हैं. Now this person, basically service provider, visits all the places. He sees whether the facilities which is required by the Harvard University is available over there or not, and he ties up with those institutes and he basically confirms the provision of services on behalf of Harvard University ki, look, we are going to have a tie-up, you are going to provide us the services of facilitating and arranging all these things. Now what is happening? Now Harvard University is there, a service provider is there, an institute is there, and the students and alumni are there. Now actual service is being transferred from the Harvard University to students, but there are two people involved in between.
One is the person basically who has been appointed by Harvard University, who is tying up with all the universities, and one is a university or institution who is supplying the services. Now, what will happen is this agent, this service provider, will become an agent basically who's providing the services on behalf of Harvard University, and he is wearing the hat of the agency and not having independent character because he is entering into a contract on behalf of the Harvard University and he is representing the Harvard University. He is creating an obligation for Harvard University for tying up with those universities. अब यहां पर तो हम इसको एजेंट कह सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज को हम एजेंट नहीं कह सकते। तो ये एक डिस्टिंक्शन हमारे को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम देखें तो एक डिफरेंशिएशन बिटवीन एन इंडिपेंडेंट करेक्टर एंड एजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि ये जो एक बड़ी थिन लाइन है डिमार्केशन की, इसको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, तो हमारे एक और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इन द केस ऑफ लक्ष्मी नारायण गोपाल, राम गोपाल एंड सन्स की है, 1954 की एक जजमेंट है, जिसमें बड़ा ब्यूटीफुली वो डिस्टिंग्विश करता है कि डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन एम्प्लॉय, एजेंट एंड इंडिपेंडेंट करेक्टर। और डिस्टिंग्विश हम क्या कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ कंट्रोल व्हिच इज बीइंग एक्सरसाइज्ड बाय द प्रिंसिपल ऑन द वर्किंग ऑफ द इंडिपेंडेंट करेक्टर। तो एक्सप्लेन, ये सर आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा करना बहुत जरूरी है। एजेंट एक वो है जो अपनी पेरिफेरी के अंदर काम करता है और विद इन द पेरिफेरी असाइन्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल ही हैज टू वर्क, ही कैन नॉट स्टेप आउट, like he can bind within that periphery the principal, he can work within that periphery on behalf of the principal, but he cannot go beyond that periphery. Whereas independent character जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको एक एंड रिजल्ट दिया हुआ कि आपने ये परफॉर्म करना है और उसको करने के लिए आपने क्या मींस और रिसोर्सेस अपने लगाने हैं वो आपकी एक्सरसाइज है। द प्रिंसिपल इज नॉट बॉदर्ड विद दैट। द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर विल नीदर क्रिएट एन ऑब्लिगेशन फॉर द प्रिंसिपल nor he will act on behalf of the principal, और इस तरीके की एजेंसी वो नहीं क्रिएट करेगा। rather he will be having his own skills, own resources, and he will be having his own independent area of working on the basis of which he is expected to only produce the end result। अगर ये कैरेक्टर्स हैं तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन जो है वो P2P बेसिस पर है। द सर्विस प्रोवाइडर इज एक्टिंग एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड नॉट एज एन एजेंट। अगर हम ये डिस्टिंक्शन कर पाए तो हम हर ट्रांजैक्शन के अंदर ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहां पर ये इंटरमीडियरी बन पा रहा है और कहां पर ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। अगर हम वापस चलें इस डेफिनेशन के ऊपर तो हम इसको आगे देखते हैं कि इट इज बिटवीन टू और मोर पर्सन but does not include a person who supplies such goods or services or both or securities on his own account। अभी on his own account के बारे में क्या है ये बाद में बताता हूं। Between two or more persons के बारे में यहां तक हमने डेफिनेशन समझ ली। If we go to this next slide, आप देखिए कि मैंने इस चार्ट के अंदर आपको डिपिक्ट करने की कोशिश की है कि ये डेफिनेशन कहती क्या है। ये डेफिनेशन कहती है कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ टू सप्लाईज। एक देयर इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द प्रिंसिपल, and there is a supply between the principal and the customer or the client of the principal। Now both these supplies are supposed to be there। ये दोनों supplies होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये दोनों supplies नहीं है तब भी वो इंटरमीडिएट में फॉल नहीं करेगा, because the service provider has to supply his services between two or more than two persons, so he has to sit somewhere like this or he has to facilitate this service। अब हमारा पहला लेग क्या है कि जब हम ये इंटरमीडिएट सर्विसेज के अंदर जाते हैं कि पहला हम ये वाला पोर्शन चेक करें कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर विद द प्रिंसिपल। इफ द रिलेशनशिप ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर विद द प्रिंसिपल is as an agent and not as an independent character, then definitely then you will enter into this intermediary definition। The second leg comes the service between the principal and the client or the customer। Now, if this service, whatever is being provided, the service provider is basically has already qualified to be an agent, and now he's arranging and facilitating the supply of this service between the principal and the client or the customer, then he will fall into the definition of intermediary। But there is another exclusion, that while acting between principal and the client or the customer, if somehow he supplies these services or goods on his own account,
even then he will go out of this definition and he will not be treated as intermediary. तो आप ये देखिए कि इस डेफिनेशन के अंदर दो एक्सक्लूजन्स के साथ इसको बहुत ज्यादा इनको लिबरल बनाया लेजिस्लेचर इंटेंट के अंदर कि बहुत कम स्कोप ऑफ एरिया है जो इंटरमीडिएट के अंदर फॉल करेंगे, लेकिन हमने एक अलग इंटरप्रिटेशन इसके निकाल के इसका स्कोप इतना दायरा इतना बड़ा कर दिया कि हर एक ट्रांजेक्शन को हम एक लेबल लगाना शुरू कर दिया कि ये इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट। अगर हम देखें अभी तक हमने क्या इसमें से देखा, हमारे दिमाग के अंदर क्वेश्चंस क्या क्या आ रहे हैं इंटरमीडिएट को लेते हुए और उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, हम आगे की 5-10 मिनट की 15 मिनट की हमारी केस स्टडीज भी हैं उसको भी हम देखेंगे। पहली बात तो है कि व्हाट पर्सन्स आर पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट। द पर्सन्स हु विल बी पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट विल बी broker, agent or any other person who is wearing the hat of an agent and representing the principal. पहली बात तो हमारे को ये क्लियर हो गई। What do they do? Being a representative of the principal, they arrange or facilitate the supply of goods between two or more persons. So this is what they do. Now we are also able to understand this. The third is how many people are involved in the process. So we have this also clear from the definition that at least two people other than the service provider have to be there into the transaction, and there can be more than also, but minimum two. So now the question is how many supplies are involved in the process. So we are clear with that chart also which I had shown you that there has to be two supplies. One supply is service between the service provider and the principal, from where we'll basically identify that whether he will be classified as an agent or as an independent contractor. So now after entering the definition, is there any exclusion? And yes, we have seen that the last leg of the definition, even if he is an agent as per the contract between the principal and the agent, still he is supplying those services or goods on his own account. Even then there is an exclusion in the definition. So we can go out. We'll understand what is the meaning of this on his own account. How does authorities take pre-supply services with respect to intermediary? Now this is the question we will understand from the case studies we have. Now all these questions. हमारे पास एक क्वेश्चन आता है पोस्ट सप्लाई सर्विसेज का, फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि बैक ऑफिस सपोर्ट सर्विसेज हैं तो उसमें इंटरमीडिएट का क्या रोल है, फिर सेल्स मार्केटिंग प्रमोशन सर्विसेज क्या ये हमारे को इंटरमीडिएट बना सकते हैं, फिर हमारे पास एक केस आता है कि क्या अगर इंटरमीडिएट या हमारा एजेंट जो है वो एंड कस्टमर से अगर इंटरेक्ट कर रहा है तो तब वो मैंडेटरी बन जाएगा इंटरमीडिएट, जैसे कि अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग बहुत सारी ऐसी दे रही है। वी विल सी दैट। एक और चीज जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि जो इंटरमीडिएट है या जो एजेंट है उसको रेम्यूनरेशन किस तरीके से मिल रहा है। रेम्यूनरेशन उसको फिक्स पेमेंट मिल सकता है, उसको कॉस्ट प्लस मार्कअप पे मिल सकता है, उसको परसेंटेज ऑफ एक परसेंटेज ऑन द ट्रांजैक्शन मिल सकता है। सो हाउ ही इज गेटिंग द रेम्यूनरेशन? I believe that what we are seeing from the definition, from the case laws basically which are coming in the pre-GST regime and the GST regime also, that there is an indication in the minds of the authorities that if it is on fixed basis or on the basis of cost plus markup basis, then there is an indication that he is not an intermediary and he is not involved directly into the transaction. And if it is on a commission basis, then he can be an intermediary. But mind it is not a conclusive evidence. This is one of the factors of deciding. इसके बेसिस पर आप किसी को इंटरमीडिएट नहीं बना सकते। और मैं आगे आपके पास आऊंगा जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या डिफरेंस था बिटवीन द केस लॉ जो हमारे पास डिसीजन आया था सनराइज इमिग्रेशन का और क्या ग्लोबल रीच के अंदर डिफरेंस हमारे पास आ गया। What will happen if the services are provided to customers of the client on client's behalf? Now this is also a big question because पुरानी हमारी सर्विस टैक्स की जो गाइड थी उस एजुकेशन गाइड के अंदर भी हमारे को ये बोला गया था कि भाई अगर कोई कॉल सेंटर है और वो सर्विसेज टू द कस्टमर कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट तो वो इंटरमीडिएट नहीं फॉल करेगा। तो अब हमारे पास एक नया एक डिफरेंट एक मेंटल माइंडसेट आ गया हमारे पास अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के अंदर अलग से रूलिंग्स आ रही। तो ये सारे सवालों का जवाब हमारे को काफी मिल गए हैं, कुछ एक और मिल जाएंगे। अगर हम बाकी डेफिनेशन में वापस जाएं तो we are basically only left with one phrase basically which has to be understood. What is the meaning of on his own account? अगर आप देखोगे तो on his own account का मतलब ये है कि he is not for that purpose of the transaction, he is not acting on behalf of the principal, but he is dealing directly with the end customer. I'll give you one example. मान लीजिए
एक कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, वो अपनी बड़ी बड़ी मशीन्स 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की मशीन्स जो है वो इंडिया में सेल करती है, और उसने एक अपना रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में अपॉइंट किया हुआ है. नाउ दिस पर्सन बेसिकली गोज टू फाइंड द न्यू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स and he books the sales orders, he does a negotiation, he fixes the price, he does all kind of things which basically can treat him as an agent. Now fixes all these things for on behalf of the principal, and the principal supplies directly that machine to this end customer. And now, if from this transaction we see that he is qualifying into all those things, he has got a relationship of an agent with the principal. Now there are three people involved: the service provider, the principal, and the end customer. And there's the supply of goods between the principal and the end customer. And he's arranging and facilitating the supply because he is negotiating the price, he is booking the order on behalf of the principal. And when a person books the order on behalf of the principal, he's binding the principal to act on that order. So he is having all the characteristics of an agent. Now what happens is that he goes into the market, and there's certain parts of those machines or certain smaller machines basically which are also required to be supplied. Now what happens is these machines, the principal is not comfortable to directly deal with the customers, although he's getting a commission from the principal. Now this person, when he imports the machine, he supplies by issuing his own bill to the end customer. The contract says that he's an agent of this person, right? He's not an independent contractor. But as far as his transaction is concerned, he supplies these goods or services on his own behalf. Now, the contract basically says that if you are supplying like this, then you first supply in whatever price you buy from us, and whatever the quantity you buy or the volume that you achieve, we will give you a turnover incentive and you will get a foreign payment again from us. Now we have to distinguish between these two payments which he get. The payments as a commission from the bigger machines that he's getting will definitely fall into the intermediary services, then GST would be applicable on that. But for the smaller machines, is basically he's acting on his own account. He cannot be regarded as an intermediary. And this was the intent of the legislature in drafting this definition, that how a person has to enter this definition, how will act in relation to the transaction, and then while acting in relation to that transaction, if still he is acting on his own account, then he cannot be treated as an intermediary. Friends, ये सिमिलर केस था फॉर्म एल्यूमिनियम प्राइवेट लिमिटेड का अथॉरिटी फॉर एडवांस रोलिंग का केस था. मैंने उसी के फैक्ट्स को थोड़ा अडेप्ट करके मैंने आपको ये एग्जांपल दी है, और वहां पर भी ये एग्जांपल में आपको पता लग गया था कि सिस्टम किस तरीके से होता है. अगर आप ऑन हिज ओन अकाउंट की बात करो तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कुलर है, आपको याद होगा शेड्यूल 1 के रिलेशनशिप के अंदर, और हमारे पास सेक्शन 25 के अंदर एजेंट प्रिंसिपल के रिलेशनशिप के अंदर एक हमारे पास एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 57. और उस सर्कुलर में हमारे को बड़ी क्लियर कट वो डिटेल बताई गई थी कि किस किस सिचुएशन के अंदर we can determine that how a person is acting on behalf of the principal and when he's acting on his own account. So I would suggest you that you read that circular, and I am very clear in understanding the things that once the jurisprudence of section 182 of the Indian Contract Act has been accepted by the department, although for the purposes of schedule 1 and for section 25, the department cannot disown that concept, that this concept cannot be applied for the purposes of intermediary services. So this is what I feel. अब आप देखो कि कंफ्यूजन कितना ज्यादा डिपार्टमेंट के अंदर. आप सबको याद होगा कि एक सर्कुलर इशू किया था डिपार्टमेंट ने, सर्कुलर नंबर 107 डेटेड 18 जुलाई 2019, जिसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि इंटरमीडिएट सर्विसेज क्या होते हैं. उसमें उन्होंने 3 सिनेरियोस देने की कोशिश की, और उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आईटी इनेबल सर्विसेज की रेफरेंस देके उन्होंने कहा कि ये लोग सर्विस इन सिनेरियोस में देते हैं तो इंटरमीडिएट होंगे, और नहीं होते तो इंटरमीडिएट नहीं होंगे. उसके अंदर उन्होंने सिनेरियो 2 के अंदर एक मैसअप कर दिया, और उन्होंने ये कह दिया कि ये हम डिटरमाइन नहीं करेंगे कि वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप है कि नहीं है, पर वो हम इंटरमीडिएट मानेंगे. और इतना ह्यूमन क्राई हुआ उस केस के अंदर that ultimately circular number 127 dated December 4 2019, they had to withdraw that circular number 107 ab initio, and now that circular does not stand as it is. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया हमारे लिए, और अभी भी डिलेमा एसएससी के लिए और लोगों के लिए क्रिएट हुआ पड़ा है. अब अगर हम वापस जा रहे हैं तो ये चार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया, हमने लगभग क्वेश्चंस भी अंडरस्टैंड कर लिए कि हमारे क्वेश्चंस क्या क्या हैं इसके अंदर. मैं आपको कुछ केस स्टडीज पे लेके जाना चाहूंगा कि हमारी केस स्टडीज क्या कहती हैं. लेट अस सी फर्स्ट ऑफ द केस स्टडीज अबाउट पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विसेज.
अब पेमेंट प्रोसेसिंग के अंदर क्या है, एक केस इसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। एक सर्विस प्रोवाइडर है, ही एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद अ प्रिंसिपल सिचुएटेड इन यूएसए to provide the payment processing services. Now, what will happen is that the customer and the clients basically would be making payment through international cards or through make payment through domestic cards, Indian cards. So for this payment through Indian cards, he would open a bank account and to facilitate कि नेट बैंकिंग से कोई पेमेंट कर सके, वो सारी इसके बैंक अकाउंट में पेमेंटें आएंगी और वो एज इट इज सारी की सारी पेमेंट अपने प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर देगा। एंड दिस सर्विस प्रोवाइडर विल गेट पेमेंट ऑन कॉस्ट प्लस मार्कअप ऑफ 13%। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीजें जो बता रहा है कि द प्रिंसिपल यूएसए शेल बी द ओनली कस्टमर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर नॉट ऑथराइज्ड टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल यूएसए और डू एनीथिंग व्हिच बाइंड्स इट इन एनी मैनर व्हाटसोएवर। सो एजेंसी वाले सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक इसमें एक्सक्लूड हो गए। तो ही इज एक्टिंग ऑन अ P2P बेसिस टू हिज प्रिंसिपल। और यहाँ पे लिमिटेड जो इंटरफेस विद द कस्टमर हो रहा है वो सिर्फ पेमेंट कलेक्ट करने के लिए हो रहा है, and that is also on behalf of the principal. He is not directly entering into any kind of services with the end customer. So in this case, it was very clearly established that this will not fall under intermediary services. And this is a Universal Services Private India Private Limited का AER दिल्ली का 2016 का केस है। और बिलीव मी, जो पुराने AER आपको मिलते थे वो बड़े ब्यूटीफुली डिजाइंड और वर्डेड होते थे और लॉजिकल होते थे और यू कैन रियली रिलाई ऑन दैट। एक सिमिलर केस हम सिचुएशन 2 लेते हैं, मार्केटिंग प्रमोशन सर्विसेज, क्वालिटी सुपरविजन, पेमेंट प्रोसेसिंग। अब इसमें पेमेंट के साथ क्वालिटी सुपरविजन भी आ गया, मार्केटिंग प्रमोशन सर्विसेज भी आ गया और लगभग वैसे ही केस सिनेरियो है। लेकिन इस सिनेरियो में क्या किया, तो और सर्विसेज भी उसने ऐड कर दी, लेकिन फिर भी वही है सारी चीजें, दैट विल नॉट बाइंड इन एनी मैनर और वो P2P बेसिस पर सर्विसेज सारी प्रोवाइड करेंगे। In this case also, it was held that it will not be treated as an intermediary. Now, this is the famous GoDaddy Web Services Private Limited का AER दिल्ली का केस है 2016 का, जो बड़ी क्लियर कट कहता है कि यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर इज एक्टिंग एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड नॉट एक्टिंग एज एन एजेंट। एक और केस स्टडी लेते हैं, रेफरल सर्विसेज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर इन फॉरेन बैंक, सनराइज का केस है। अब आप देखिए कि जिसमें हम इमिग्रेशन की बात भी कर रहे थे, इसमें मैं आपको 2 मिनट आपको लूंगा, मैं आपको आपसे एक सवाल भी पूछूंगा। अब ये जो इमिग्रेशन सर्विसेज वाले लोग हैं, ये करते क्या हैं? ये बेसिकली वीजा फैसिलिटेशन करते हैं। इनके पास स्टूडेंट्स आते हैं, इनके पास इमिग्रेशन लेने वाले लोग आते हैं और वो उनसे इंक्वायर करना चाहते हैं कि आजकल वीजा किस कंट्री का खुला हुआ है, कहां पर हम जाएं, कौन से प्रॉमिस में जाएं। सो दे आर डूइंग द रेगुलर मार्केटिंग एंड सपोर्ट एंड एवरीथिंग एंड दे कीप ऑन गेटिंग देयर स्टूडेंट डेटाबेस, और उनके पास इकट्ठा हुआ होता है। Now, these foreign universities, they contact these service providers and they say that, look, you refer the students to us, and in case they are able to get admission to our university, we will pay you the commission on per student basis directly to you. So now, this was the basically case. अब इस केस के अंदर क्या है, जो ये सर्विस प्रोवाइडर है, इसके पास existing skills हैं, resources है, is already working in that area. Now the services are being provided directly to the principal and he is basically asked to only give a referral, the end result। वो referrals किस तरीके से आएंगे, वो अपना बिजनेस किस तरीके से करेगा, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं यूनिवर्सिटी का। वो अपनी एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग के ऊपर कितना खर्चा करेगा, वो अपने स्टूडेंट्स को जो वॉक इन क्वेरीज हैं उसको एमबीएस देने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए कितने एम्प्लॉयज रखेगा, कितना स्टाफ रखेगा, क्या खर्चा उसके ऊपर करेगा, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है फॉरेन यूनिवर्सिटी का। He is only asked to deliver end result. Now, in this case also, as far as the relationship between the principal and service provider is concerned, he is acting on a directly principal to principal basis. So in this case, it was decided in Sunrise Immigration Consultant Private Limited, Sistat Chandigarh का 2018 का केस था कि he will not be called as an intermediary. एक सिमिलर केस डिसाइड हुआ था इन द केस ऑफ वाल्मीकि कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, सिस्टेट हैदराबाद का 2019 का केस था। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास आ गई ग्लोबल रीच के केस के अंदर, वो भी मैं आपको बाद में इसमें बताऊंगा कि ग्लोबल रीच के अंदर क्या डिफरेंस आ गया जो हमारे को, अब इसके साथ ही आपको मैं बता देता हूँ। ग्लोबल रीच के अंदर वो एक पॉइंट पकड़ के बैठ गए कि एक क्लॉज नंबर सी था उनके एग्रीमेंट के अंदर, जिसके अंदर उसमें लिखा हुआ था कि ही विल रिक्रूट स्टूडेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी। नाउ बेसिकली एक मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग है लॉ के अंदर, इट इज वेरी क्लियर दैट वी हैव टू रीड द डॉक्यूमेंट एज अ होल।
हालांकि ये सारे के सारे केस आर सब्जेक्टिव, बेसिकली केस टू केस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड होते हैं। लेकिन अब देखिए कि अगर हम एक लीगल, अगर हम लिटरल इंटरप्रिटेशन पे जाएं, तो रिक्रूटमेंट डज नॉट मीन एडमिशन, रिक्रूटमेंट डज नॉट मीन एम्प्लॉयमेंट। रिक्रूटमेंट का अगर डिक्शनरी मीनिंग जाओ, इट इज एनलिस्टिंग, it is creating a database or a list of the people who will basically do that, supply that database to the principal. तो सिर्फ उस क्लॉज के ऊपर ही बेसिकली केस डिसाइड हो गया ग्लोबल रीच का कि वो इंटरमीडियरी फॉल कर गया, और डेफिनेटली वहां पर एक अंडरस्टैंडिंग यही है कि वो चाहे प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है, बट सिंस ही इज अरेंजिंग एंड फैसिलिटेटिंग द फाइनल हैपनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द यूनिवर्सिटी एंड द स्टूडेंट, सो वो उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उन्होंने एक एडवांस रूलिंग दे दी। Now let us go to case study number 4, the business research, market research, intellectual property research to the customer of the client. Now service providers providing these services to the client in accordance with the requirement of the client. अब इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि ये सर्विस प्रोवाइडर जो है वो अपने पास कस्टमर डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा है, और ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ये सिर्फ एक अश्योरेंस, क्वालिटी अश्योरेंस रिपोर्ट दे रहा है कस्टमर्स ऑफ द प्रिंसिपल को कि look, the principal has understood your requirement, and whatever your requirement as far as principal is concerned, that we will assure you that this kind of quality you will get from this, and that report is submitted to the client on behalf of the principal. और यही सिर्फ इसका काम था, और कोई काम नहीं था ना। तो वो ऑन बिहाफ ऑफ द सर्विस प्रिंसिपल वो उस पर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा, ना उसको बाइंड करेगा, कोई करेक्टर नहीं था एजेंसी का। तो इसमें जब ये केस डिसाइड किया, तो इसमें तो सीबीसी की पुरानी एक एजुकेशन गाइड थी, उसके अंदर से एक एक्सट्रैक्ट को उन्होंने लिया और कहा कि सिमिलरली पर्सन सच एज कॉल सेंटर्स हु प्रोवाइड सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स बाय डीलिंग विद द कस्टमर्स ऑफ द क्लाइंट ऑन द क्लाइंट्स बिहाफ बट एक्चुअली प्रोवाइड दिस सर्विसेज ऑन देयर ओन अकाउंट विल नॉट बी कैटेगराइज्ड एज इंटरमीडिएट। बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ये, और उसके बेसिस पे evalueserve.com प्राइवेट लिमिटेड का सिस्टेट चंडीगढ़ का एक डिसीजन था, जिसमें ये it was held that this will not be called as an intermediary. Now we have another case. इसके अंदर क्या है, service provider will function to liaison with a potential customer. He will receive the orders. When he will receive the orders, definitely he will bind the principal to execute that order. Support representation on the order status. Assist the company on the payment collection also, post supply, quality issue. Also provide marketing and technical support services. Remuneration was cost plus method. Now in this case, आप जो हमने अभी डिस्कस किया वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल इसमें आप लगा के देखें तो डेफिनेटली इट विल फॉल इनटू द इंटरमीडिएरी सर्विसेज, एंड दिस इज हाउ इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ एक्सेल पॉइंट सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सिस्टेट बैंगलोर के केस के अंदर 2017 के केस के अंदर। एक और केस ये जो हमने डिस्कस किया, ये फॉर्म एल्यूमिनियम का, ये मैंने केस आपसे केस स्टडी ऑलरेडी डिस्कस कर ही ली थी, तो वो केस मैं दोबारा आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हम केस स्टडी 5 पर आ जाते हैं। ये बीपीओ एंड बैक एंड सपोर्ट सर्विसेज जो हमारे को मिलती हैं। अब इसके अंदर भी कुछ एक केस स्टडीज हमारे पास है। अब इसको ध्यान से देखिए कि यहां पर क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर इज आउटसोर्स द वर्क ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंप्लायंस, मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन, सपोर्ट एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट अगेंस्ट मंथली इनवॉइस। अब यहाँ पे फिक्स पेमेंट उसको मिल रही है मंथली बेसिस पे। अब वो क्या कर रहा है, वो सारा बैक ऑफिस के रिलेटेड ये सारे जो काम होते हैं वो सारे के सारे वो काम कर रहा है। यहाँ पर द रिलेशनशिप अगेन विद द प्रिंसिपल वाज ऑन ए P2P बेसिस इसके अंदर, और वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था प्रिंसिपल को, ही वाज नॉट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, ही वाज नॉट डूइंग एनीथिंग व्हिच वुड बाइंड द प्रिंसिपल। तो सारे एजेंसी वाले जो कैरेक्टर्स थे वो मिसिंग थे यहाँ से। तो इस केस के अंदर यहाँ पे लिखा गया इस अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग कर्नाटका के अंदर दैट सर्विस प्रोवाइडर शैल रिमेन एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का रेफरेंस दिया उन्होंने यहाँ पर कि ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ही रहेगा इस केस के अंदर और इंटरमीडिएरी फॉल नहीं करेगा। ये वन ऑफ द वेरी रेयर आपको अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की आपको मिलेंगी। पर इसमें एक चीज और मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि यहाँ पर एक और चीज जो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, इसको आप अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे इंटरैक्शन विद द एंड कस्टमर ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंप्लायंस थी और डॉक्यूमेंटेशन थी, बैक ऑफिस ऑपरेशंस थी। तो हमारे को ये भी देखना होगा कि इफ द सेकंड लेग ऑफ द ट्रांजैक्शन इज मिसिंग, देयर इज ओनली one transaction which is happening between principal and the service provider और second leg है ही नहीं है, तो वो भी इंटरमीडिएट में फॉल नहीं कर सकता। तो फल्क्रम इन्फो सर्विसेज के केस के अंदर ये डिसाइड हुआ कि इट विल नॉट बी एन इंटरमीडिएट। नाउ एक ये दो केस वी सर्व ग्लोबल के और नेस्ट ग्लोबल के, ये दो केस थे। इन दोनों केस के ऊपर बहुत ह्यू एंड क्राई मची।
वी सब ग्लोबल का एक ऐसा केस था जिसमें अगर आप प्राइमा फिशरीज को आप देखो तो ये सारा बीपीओ का काम कर रहा है, एक प्रोसेस आउटसोर्सिंग का काम कर रहा था, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट भी डिजाइन किया गया था। सिर्फ एक ये अंडरस्टैंडिंग थी, महाराष्ट्र की अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग आ गई कि ये चाहे एजेंट है, चाहे प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल काम कर रहा है, बट सिंस ही इज अरेंजिंग एंड फैसिलिटेटिंग, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर इंटरेक्शन थी, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स ऑफ द ओवरसीज कस्टमर्स से इंटरेक्ट करके उससे लाइसनिंग करनी थी कि एक्सपोर्ट शिपमेंट कब जा रही है, उसकी शेड्यूलिंग कैसी है, वो सारा कुछ कैसी है। तो इन्होंने सिर्फ इसी बेसिस पे ये इट वाज हेल्ड दैट इट विल बी ट्रीटेड इंटरमीडिएट, व्हिच आई बिलीव इज नॉट राइट। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरमीडिएट दैट वी हैव डिस्कस राइट नाउ वो प्रॉपर्ली कंसिडर नहीं किए गए इस केस के अंदर, और ये केस इस केस के बाद ही सर्कुलर नंबर 107 भी आया, उसमें और कंफ्यूजन क्रिएट कर दी इन्होंने। तो मेरे को लगता है कि हमारे को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वी सब ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा एक आइसोलेटेड केस है जहां पे मुझे लगता है जस्टिस प्रॉपर्ली नहीं हुआ है और जस्टिस होना चाहिए था यहाँ पे। अगर आप नेस्ट ग्लोबल की बात करें तो काफी लोग इसको कंपैरिजन करके देखते हैं कि नेचर ऑफ सर्विसेज लगभग दोनों केसेस में सेम थी। नेस्ट ग्लोबल के केस में उसको इंटरमीडियरी नहीं माना गया, जबकि वी सब ग्लोबल के केस में उसको इंटरमीडियरी माना गया। ऐसा क्यों हुआ? नेस्ट ग्लोबल के केस के अंदर कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा हुआ था कि वो कोई भी इंटरेक्शन करेगा कस्टमर के साथ, तो सेकेंड लेग ऑफ द ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, यहाँ पे वहां पे डिपेक्ट नहीं हो रही थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से, तो इसीलिए इसको इंटरमीडियरी नहीं माना गया। और वी सब ग्लोबल के अंदर इंटरेक्शन विद द कस्टमर भी साथ में था, और इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इसको इंटरमीडियरी मान लिया। तो मुझे लगता है कि गलत है और दोनों को इंटरमीडियरी नहीं माना जाना चाहिए था। मैं ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका हुआ है, मैं सिर्फ एक ये लास्ट केस आपके सामने सिर्फ डिस्कस करना चाहूंगा बिफोर वी फाइनली गो टू द फाइनल टेक अवे ऑफ द सेशन। ये असाही किसाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एक केस है। ये बड़ा अच्छा केस था जिस केस के अंदर इसको इंटरमीडियरी नहीं माना था। हालांकि सेक्शन 97(2) का रेफरेंस लेते हुए अपीलर अथॉरिटी ने इसको न मानने से मना कर दिया। बट इसमें जो चीजें हैं वो देखो, असाही किसाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उन्होंने कहा कि ही वाज एक्टिंग ऑन अ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, ही वाज नॉट एक्टिंग एन एजेंट बिकॉज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ फ्यू थिंग्स। हम बहुत सारी चीजों में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में देखते हैं कि वो उन्हीं चीजों को पकड़ते हैं और ये रेफरेंस करते हैं कि क्या क्या इसमें चीजें हैं जिसके कारण हम देखें कि ये एजेंसी में फॉल करता है या P2P में फॉल करता है। लेकिन ये एक ऐसी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का एक ऑर्डर था जिसमें लिखा गया था कि इसमें क्या ऐसा नहीं है जिसके कारण हम इसको इंडिपेंडेंट करेक्टर मान रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर मान रहे हैं। तो देखिए इसने क्या कहा कि ये कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं कर रहा जिसमें कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्स ऑर्डर हो, इनवॉइसिंग हो, इनवॉइसिंग इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल नॉट इन हिज ओन नेम, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल प्राइस हो, रिबेट्स डिस्काउंट्स देने की उसके पास अथॉरिटी हो, रेजोल्यूशन ऑफ द कस्टमर कंप्लेंट्स हो, या सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स विद द कस्टमर्स हो। आप इस बात को देखिए कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारे इंग्रेडिएंट्स किसी कॉन्ट्रैक्ट में पाए जाते हैं तो उसको इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देन ही विल बेसिकली फॉल इनटू दैट एजेंट कैरेक्टर ओनली, और वो इंटरमीडिएट में फॉल हो जाएगा। तो ये हमारे पास केस है। एक हमारे पास केस भी है मयंक जैन का, बट आई विल नॉट डिस्कस मच बिकॉज ऑफ पॉजिटिव ऑफ टाइम। तो ये मयंक जैन का केस लगभग वैसा ही है जैसा ग्लोबल रीच का केस था, इसको भी इंटरमीडिएट मान लिया गया। हालांकि इसमें भी P2P की इंग्रेडिएंट्स को डायरेक्टली नहीं माना गया क्योंकि इसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स को जज ही नहीं किया गया। अब क्विकली अगर हम जाएं तो हमने अभी तक क्या देखा, क्या प्रिंसिपल्स हमारे को देखने हैं इंटरमीडिएट के लिए। Number one, there is arrangement, facilitation, or provision of main service between two or more persons. The presence of two suppliers at any point of time. Then intermediary cannot alter the nature or value of the service. The consideration for intermediary should be separately identifiable. If direct interaction with the customers are involved, it generally indicates that there is facilitation. ये generally authority of advanced ruling से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मान लेते हैं authority. और लास्ट इज द टेस्ट ऑफ एजेंसी मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो ये लास्ट है, पर सबसे पहले ही आपको टेस्ट ऑफ एजेंसी कर लेना चाहिए कि ये कहां से आता है। और जो गाइडेंस नोट दिया था सर्विस टैक्स रिजीम में जो सीबीसी ने, ये लगभग प्रिंसिपल्स वहीं से अडेप्टेड है, कंसिडरिंग द प्रेसिडेंट्स सेट इन द रूलिंग्स एंड प्लस द अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। नाउ व्हाट आर द की टेकअवेज फ्रॉम द सेशन? Principles of intermediary to be understood.
हमारे को वो प्रिंसिपल्स जो मैंने आपको बताई हैं, जो जिससे वो एंटर करता है डेफिनेशन में, हमारे को उस प्रिंसिपल्स को समझना चाहिए, उस टेस्ट को लगाना चाहिए डेफिनेशन पे। एंड देन एडवांस रूलिंग अंडर जीएसटी, इस बात का जरूर ख्याल रखें कि वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बायस्ड हैं या वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट ही नहीं होते हैं, इस करके वो रूलिंग्स डिफरेंट आती हैं। मैं एक बात पे डेफिनेटली आपको रेफर करना चाहूंगा कि प्लीज किसी भी एडवांस रूलिंग की हेडिंग जो न्यूज में आती है उसको देख के प्लीज मत डर जाइए। प्लीज गो थ्रू द रूलिंग, आपको समझ में आएगा कि ये रूलिंग किस बेसिस पर किस तरीके से दी गई है। कहीं बहुत सारे केसेस में, जैसे जतिन क्रिस्टोफर जी ने भी कहा था, ये सही तरीके से एडवांस रूलिंग रिप्रेजेंट ही नहीं होती है। इन केस ऑफ फॉर्म एल्यूमिनियम्स इट वाज रेफर्ड कि ये कोई प्रोफेशनली रिप्रेजेंट करने इनको नहीं आया। एंड देन ड्राइविंग फैक्टर इज द कॉन्ट्रैक्ट। हमारा एक डिलेमा है कि बहुत सारे केसेस में क्लाइंट हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद हमारे पास आता है और हमारे को एक पोस्ट फैक्टो जजमेंट देनी पड़ती है कि ये एजेंट है कि प्रिंसिपल है। बट कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू रीड्राफ्ट दैट एग्रीमेंट और टू ड्राफ्ट एन एग्रीमेंट इनिशियली एट द फर्स्ट प्लेस, तो वी कैन ऑलवेज सी दिस प्रिंसिपल्स एंड वी कैन ड्राफ्ट दैट एग्रीमेंट अकॉर्डिंगली. So these are all the key takeaways from the sessions, and I believe that up to now, whatever the intermediary की confusion थी, मैं उसको थोड़ा सा तोड़ के एक बेसिक फंडामेंटल्स में जाके मैं कुछ एक्सप्लेन करने में कामयाब रहा हूँ. मेरी ये हम्बल ओपिनियन और सबमिशन थी आपके सामने टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन सच ए वे. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग. Whatever the questions are, over to Pradeep Upadhyay.